तो आज हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। अब देखना क्या है कि ट्रायल बैलेंस अभी भी हम लोगों ने बनाया है। कौन सा चैप्टर बनाया था? ट्रायल बैलेंस। जर्नल पहले बनाया, जर्नल के बाद हमने क्या बनाया? लेजर बनाया, और लेजर के बाद हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस हमने बनाया भी लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया जिसमें ट्रायल बैलेंस का दो मेथड था। एक कौन मेथड था? टोटल मेथड। एक कौन था? बैलेंसिंग मेथड। दूसरा जो है, एक तीसरा मेथड भी है इसमें। तीसरा मेथड जो है मिक्स मेथड है। अब मिक्स मेथड क्या होता है? जब हम लोग ट्रायल बैलेंस को दोनों मेथड को एक साथ ही बना दे तो वो कौन सा मेथड कहलाएगा? मिक्स मेथड। तो मिक्स मेथड भी कोई बड़ा चीज है नहीं। पहले आपने पार्टिकुलर्स लिखा और उसके बाद क्या किया? डेबिट क्रेडिट किसके लिए किया? टोटल मेथड के लिए। फिर डेबिट क्रेडिट का लाइन किसके लिए खींचा? बैलेंसिंग मेथड के लिए। जैसे हम लोग सेपरेट बनाते थे टोटल मेथड और बैलेंसिंग मेथड, लेकिन दोनों को साथ बनाएंगे तो पार्टिकुलर्स तो एक ही रहेगा। सिर्फ बैलेंसिंग मेथड का डेबिट क्रेडिट और एक टोटल मेथड का डेबिट क्रेडिट रहेगा। तो हम लोग उसी को क्या करते हैं? मिक्स मेथड करते हैं। लेकिन ये जो मेथड था अभी तक जो हमने सीखा, सही में ट्रायल बैलेंस का यही मेथड है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपको सवाल जो मैक्सिमम देगा वो इस तरीके से नहीं देगा। अब वो क्या करेगा? पहले से ही आपको बैलेंस कर कर दिखाएगा कि बिल्डिंग का बैलेंस इतना है, फर्नीचर का बैलेंस इतना है, कैपिटल का बैलेंस इतना है। वो सब कुछ बता देगा और उस बैलेंस को आपको समझना पड़ेगा कि उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। जब आप लेजर बनाए होगे, और लेजर में आप देखना, आप जब भी बनाओगे बैलेंसिंग मेथड बनाओगे तो आप देखना लेजर में हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट ही आया होगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट आया होगा और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आया होगा। बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी का बैलेंस हमेशा डेबिट आया होगा। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट आया होगा। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आया होगा। ये बोल रहे हो क्या कि सर आपको कैसे मालूम? मैं तो जर्नल एंट्रीज नहीं देख रहा हूँ, मैं लेजर नहीं देख रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग वही का वही आएगा ही आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कुछ एक फिक्स मेथड भी है। अभी हम कॉपी चेक करते हैं आप लोगों का, और जब कॉपी चेक करते हैं फटाफट हम देख के ही बता देते हैं यहाँ पे गलती यहाँ पे सही है। कभी आपने देखा कि जब हम लेजर चेक करते हैं तो लेजर को चेक करते समय ही हम बता देते हैं कि जर्नल में गलती है। कई बार हम लेजर में चेक करते समय ही हम देख लेते हैं वहां पे गलती है और जाके हम जर्नल में जाके सही करते हैं। जबकि जर्नल हम चेक नहीं कर रहे, डायरेक्ट लेजर चेक कर रहे हैं। मैंने आपको बोला जर्नल और लेजर दोनों बनाने के लिए, बोला कि नहीं? तो यहां पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तक आप उस मेथड को नहीं जान रहे हो, इसलिए जैसे ही उस मेथड को जान जाओगे आपको भी समझ में आ जाएगा सर कोई तीर मार नहीं रहे हैं, सर भी उतना ही जान रहे हैं जितना आप जान रहे हो। बात आई समझ में कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर ट्रायल बैलेंस में ऐसे कैसे पता चलता है कि किसी का बैलेंस किस साइड कैसे होता है? एकदम फिक्स्ड है कि उसका बैलेंस उसी साइड होगा, चाहे ये डेबिट होगा चाहे वो क्रेडिट होगा। ये कैसे होगा? अब इस चीज को देखना है। हम लोग पहले से जानते हैं कि अकाउंट कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। एक कौन अकाउंट होता है बच्चे सर? पर्सनल अकाउंट। एक कौन अकाउंट होता है बच्चे सर? रियल अकाउंट होता है। और एक कौन अकाउंट होता है बच्चे का? नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर है? अब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? जैसे यहां पर आपको दे रखा है राम अकाउंट। राम कौन अकाउंट है बच्चे का? पर्सनल। बैंक अगर अकाउंट रहेगा तो कौन अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट, है ना? परचेज कौन अकाउंट होगा? रियल, या उसको नॉमिनल भी बोला जा सकता है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट होगा तो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। इसका मतलब ये अकाउंट आप समझ रहे हो। तो पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट चाहे कोई भी हो, राम हो, बैंक हो, सीता हो, गीता हो, कोई भी संस्था हो, या कोई भी पर्सन हो, या कोई भी लीगल पर्सन हो, अगर उसका अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? अब पर्सनल अकाउंट का ऐसा हो सकता है ना कि कभी डेबिट साइड बड़ा हो जाए और या तो कभी क्रेडिट साइड बड़ा हो जाए। एकदम सिंपल, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं पर्सनल अकाउंट में, इधर 500 है और इधर 800 है, तो किस साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है। अगर मैं बोलूं अब किस साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट भी बड़ा हो सकता है और क्रेडिट साइड भी बड़ा हो सकता है। लेकिन
जब डेबिट बड़ा होता है पर्सनल अकाउंट का या क्रेडिट बड़ा होता है तो क्या होता है? जब डेबिट बड़ा होता है तो हम उसे क्या किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एसेट्स। और वही जब क्रेडिट बड़ा हो जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटीज हो जाता है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट बढ़ा होगा तो एसेट्स और क्रेडिट बढ़ा होगा तो लायबिलिटीज? आप एक छोटा सा एग्जांपल लो। जैसे बैंक में रुपया जमा करो, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक डिपॉजिट किए तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? फिर से जाकर डिपॉजिट करोगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? फिर से डिपॉजिट जाके करोगे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और ध्यान से सोचो, जब भी आप डिपॉजिट करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हो या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर हो जाता है, इसलिए बैंक को हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। हमने कितना जमा किया, फिर कितना जमा किया, फिर कितना जमा किया, तो 2000 से मेरा कितना बैंक बैलेंस रह गया बताओ तो? 10,000 का मेरा बैंक बैलेंस है और डेबिट बैलेंस। और वो मेरे लिए क्या है? अगर बैंक में आपके पास रुपया जमा है तो आपके लिए एसेट्स है कि नहीं है? संपत्ति है कि नहीं है? आपके लिए एसेट्स है कि नहीं है? एसेट्स है ना? तो मतलब बैंक में जब भी डेबिट साइड बढ़ा है तो वो आपको किसको डिनोट कर रहा है? एसेट्स को। आपने कितना निकाल लिया फिर? अब कितना बचा? किधर बचा ज्यादा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड अभी भी बचा। कितने से? 7,000 से। फिर तुमने 5,000 निकाल लिया। अब कितना बचा डेबिट साइड? 2,000। अभी भी तुम्हारा एसेट्स कितना है? 2,000 का। क्यों एसेट्स ज्यादा है? क्योंकि अभी भी तुम्हारा बैलेंस डेबिट बता रहा है। अब तुमने निकाल लिया कितना? 5,000। अब बताओ कितना बचा? पहले कितना था? बचा कितना था? 2,000। अब निकाल कितना लिया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब जब तक आपका बैलेंस डेबिट था तब तक एसेट्स था, उतना ही निकाल सकते थे। तो हम 2,000 ही मैक्सिमम निकाल सकते, नहीं निकाल सकते थे। तो किस साइड बड़ा हो रहा है हमेशा? डेबिट साइड। और डेबिट साइड हमेशा क्या बता रहा है? एसेट्स बता रहा है। और क्रेडिट साइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जितना जमा उससे ज्यादा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होगा, या तो बराबर हो जाएगा दोनों। और बड़ा जब भी होगा तो किधर होगा? डेबिट साइड। और डेबिट साइड जब भी बड़ा है, अगर 1 रुपया भी बचा हुआ है तो मेरे लिए संपत्ति है कि नहीं है? तो एसेट्स का हमेशा बैलेंस अगर पर्सनल अकाउंट में डेबिट है तो वो हमारा क्या डिनोट करता है? एसेट्स को। लेकिन आपको जब तक नहीं मालूम है तब तक, लेकिन अगर मालूम है तो आपको पता होगा कि बैंक में जितना जमा है उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। बैंक में जितना जमा है उससे ज्यादा भी निकाला जा सकता है। इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए समझ में? बैंक ये फैसिलिटी देती है अपने ग्राहक को, जो ग्राहक उसके नजदीकी रहते हैं, जो उनके ग्राहक का ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, जो उनके ग्राहक अच्छे होते हैं, उनको ये फैसिलिटी देती है कि बैंक में जितना रुपया जमा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं? अब जैसे ही बैंक से ज्यादा निकाल लिया, मान लो कि 2,000 रुपया था ना लास्ट में बचा हुआ, मैंने 5,000 निकाल लिया। अब बताओ किधर ज्यादा हो गया, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। और जैसे ही क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो 3,000 रुपया किसने दिया मुझे? और बैंक ने मुझे मेरा वो रखा हुआ था क्या पैसा? नहीं, वो क्या दे रहा है मुझे? उधार पर दे रहा है कि भाई तुमको जो 3,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो। तो मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्ज हो गया कि नहीं? उधार हो गया कि नहीं? ऋण हो गया कि नहीं? लोन हो गया कि नहीं? और जैसे ही क्रेडिट साइड बड़ा हो गया, जब तक डेबिट था तब तक मेरे लिए एसेट्स था, और क्रेडिट साइड जैसे ही बड़ा हो गया मेरे लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटीज हो गया, कर्ज हो गया, उधार हो गया। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है और या डेबिट साइड बड़ा है तो वो एसेट्स को डिनोट करता है, और क्रेडिट साइड बड़ा है तो वो हमें हमारे लायबिलिटीज को डिनोट करता है। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट नहीं? अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड होता है कि नहीं होता? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कितना एसेट्स खरीदा, फिर कितना खरीदा, एक और कितना हो गया, फिर आपने दो और खरीदा, कितना हो गया, और आपने बेचा है 8 एसेट्स, पॉसिबल है? नहीं है। 5 रुपए के एसेट्स को 8 रुपए में बेच सकते हो, ये पक्का है। लेकिन खरीदा आपने 5 एसेट्स,
और बेचा आपने 8 एसेट्स, ऐसा हो सकता है? हमने 5 बेंच खरीदा और बेचा है 8 बेंच, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब जब हम खरीदते हैं, जब हमने एक खरीदा होगा तब भी बेंच डेबिट ही हुआ होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब मैंने 2 और खरीदा होगा तो फिर से फर्नीचर अकाउंट डेबिट। खरीदते हैं तो आती है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, पक्का है, रियल अकाउंट का रूल है। फिर हमने 2 और खरीदा तो कितना डेबिट हो गया? 5 डेबिट हो गया। अब 5 का कितना रुपया हुआ वो मैटर अलग है, लेकिन एसेट्स कितना है हमारा? 5 ही रुपए का एसेट, 5 रुपए का नहीं, सॉरी, 5 एसेट्स है हमारे पास। अगर हम बेच दिए 4, अब हमारे पास एसेट्स कितना बचा? एक। फिर मैंने बेच दिया एसेट्स 2, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने 5 में से 4 बेचा पहले। अब मैक्सिमम बेच सकते हैं तो एक बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना ही एसेट्स, उससे ज्यादा बेच नहीं सकते। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एसेट्स जब भी बड़ा हो रहा है तो किस साइड बड़ा हो रहा है? डेबिट साइड। एसेट्स कभी क्रेडिट साइड हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोल दूं कि मैं 2 एसेट्स और दूंगा, मैंने 4 एसेट्स बेच दिया गर्ल्स लोगों को, जब बॉयज की बारी आई तो बॉयज बोलता है नहीं सर, हमको कम से कम, उसको 4 दिए, हमको तो कम से कम 2 दीजिए। तो मैं बोला मेरे पास तो एक ही है, बोलता है नहीं नहीं, वो सब बात नहीं मानने वाले। तो बोले लाओ 2 का पैसा। अब 2 का पैसा हमने ले लिया और दिया मैंने उसे एक ही एसेट। तो बोलता है एक और दीजिए। मैं बोला एक उधार रहा, मैं कल ला के दे दूं, कहीं से ला के। तो मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्ज हुआ कि नहीं? जैसे ही क्रेडिट बढ़ा तो मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो इसका मतलब सेम कंडीशन, मतलब इसमें भी जब तक डेबिट साइड बड़ा है तब तक वो हमारा क्या कहलाएगा? एसेट्स। और क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चा? लायबिलिटी। कोई डाउट है? ये आया कि नहीं समझ में बच्चे को? क्लियर है? अब आता है क्या? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत अच्छे से आप जानते हो। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? आप सर्विस को खरीदते हो, जैसे रियल अकाउंट में आप किसी एसेट्स को खरीदते हो या गुड्स को खरीदते हो, या एसेट्स को बेचते हो या गुड्स को बेचते हो। उसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में भी, नॉमिनल अकाउंट में मैं बोलता हूँ एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस से रिलेटेड होता है ना नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर ध्यान से अगर देखोगे तो वो एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस है क्या? वो सर्विस है। जब आप सर्विस को खरीदते हो तो पैसा पे करना होता है, तो खरीदोगे तो डेबिट होगा कि नहीं होगा? वेजेज आपने खरीदा है, जब मजदूर काम कर रहा है तो वेजेज आपने खरीदा है। आप किसी से मकान मालिक से आपने मकान लिया किराए पर, तो आप मकान उससे सेवा में लिए हो, सेवा खरीदे हो। तुम मुझसे सेवा खरीद रहे हो, तब उसके बदले फी दे रहे हो। आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए एक्सपेंस को यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये आपको पहले से मालूम है। और एक्सपेंसेज और लॉस एक ही नेचर का होता है, इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं बच्चा? डेबिट करते हैं। और जब हम सेवा बेचते हैं तो हमारे लिए इनकम होता है या प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट और इनकम एक जैसा ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं बच्चा? क्रेडिट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि इन सभी को मैं छोटा कर दूं तो कर सकता हूं? कर सकता हूं। कैसे कर दूं बताओ? तो डेबिट वाले को एक साथ कर दो और क्रेडिट वाले को एक साथ कर दो। अगर ध्यान से देखो तो डेबिट में कौन कौन है? डेबिट में कौन कौन है? एसेट, एसेट और एक्सपेंसेस लॉस। एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेज। क्लियर है? अब क्रेडिट में क्या है? क्रेडिट में है लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट या गेन। अब ध्यान से तुम देखना, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है? अब देखना क्या है, एसेट्स हमेशा किधर रहेगा? एक्सपेंसेस हमेशा किधर रहेगा? और लॉसेज कहाँ रहेगा? मतलब एसेट्स आपको अगर दिखा तो उसे किस साइड लिखोगे? एक्सपेंसेस आपको दिखा तो आप उसको किस साइड लिखोगे? अगर लॉसेज आपको दिखा तो आप उसको किस साइड लिखोगे? अगर आपको लायबिलिटीज दिखा तो आप उसको किस साइड लिखोगे? अगर आपको पता चल जाए कि ये इनकम है तो आप उसको किधर लिखोगे? अगर आपको पता चल जाए ये प्रॉफिट है तो किधर लिखोगे? लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या बात है?
कि ये बातें बहुत आसान है समझना, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भारी चीज की आपको दिक्कत होगी समझने। लेकिन फिर भी मैं अगर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दे दूं तुम्हारे सामने, तो फिर तुम्हारा डाउट जो होगा वो कम से कम क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल्स को अगर ध्यान से देख लोगे तो फिर जो भी हल्का फल्का डाउट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखो। अब बताओ बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट है। फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। मशीनरी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। देखो कुछ चीजें ऐसी है जिसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हम पहले से जानते हैं, कोई भारी चीज नहीं है। मैं जब तक बोलता नहीं हूं कि ये रास्ता है, तब तक तुमको डर लग रहा है कि इस रास्ते से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और जैसे ही बता दिए ये रास्ता है तो फटाक से चले गए। जर्नल एंट्री जब स्टार्ट किए बिना फॉर्मेट का स्टार्ट किए। लेजर जब स्टार्ट किए अच्छे से फॉर्मेट पर स्टार्ट नहीं किए। लेकिन जब बताए फॉर्मेट में पता चला वो सर पहले बता देते हम बना लेते आप। लेकिन मैं उस समय नहीं बताता हूँ क्योंकि शायद उस समय समझ में ना आए। एक एक ही बार में बर्डन पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि धीरे धीरे हम लोग किसी चीज को सीखते हैं तो ज्यादा मजबूत रहते हैं। तो बताओ बिल्डिंग क्या है हमारे लिए? फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट। मशीनरी एसेट्स। प्लांट हम लोग यूज करते हैं, एसेट्स। देखो ये सब एग्जाम्पल हमने बताया है पहले भी एसेट्स के बारे में, ठीक है ना? कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। लैंड हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। पेटेंट हमारे लिए क्या है? याद करो, एसेट्स है। गुडविल हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। कॉपीराइट हमारे लिए क्या है? क्या है बच्चा? एसेट्स है। ट्रेडमार्क हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। कहीं पर एसेट्स के बारे में बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं ये सब चीज। और ये सब अगर एसेट्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। जब याद करो हमने कुछ असाइनमेंट दिया था और उसमें बताया था कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, ये खोजो। कम से कम 150-200 हमने करवाया था। इसलिए करवाया था कि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो कि कौन पर्सनल, रियल और नॉमिनल है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें अगर हमारे एसेट्स है, तो एसेट्स जो है, एसेट्स अगर ये दिखेगा तो इसका अकाउंट कहाँ लिखोगे तब? अमाउंट। अमाउंट लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना क्या है, कुछ चीजें और भी हम लोग जानते हैं। जैसे कुछ चीजें आप पहले से जानते हो, मैं बोलूंगा बताऊंगा नहीं, पहले से आप सीख रखते हो। बताओ परचेज को कहाँ देखते हो आप? हमेशा डेबिट में नहीं रखते? परचेज हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ रहता है? याद करो आप। परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ रहता है? क्रेडिट। उल्टा होता है। सेल्स आप कहाँ देखते हो? हमेशा क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न हमेशा कहाँ होगा? डेबिट में होगा। स्टॉक आपके लिए क्या है? एसेट्स है। तो स्टॉक कहाँ रहेगा? हमेशा डेबिट। लेकिन स्टॉक दो तरीके का होता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक होता है और एक ओपनिंग स्टॉक होता है। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन क्लोजिंग स्टॉक है कौन ओपनिंग स्टॉक है। ऐसे तो लिखा रहता है कि क्लोजिंग है या ओपनिंग है। अगर नहीं लिखा है तो आपसे मैं पूछूंगा कि कभी कभी डेट दे रखा होता है और वहां से पहचानना होता है कि वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अब बताओ मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग कब होगा, फर्स्ट डेट को या लास्ट डेट को? ओपनिंग कब होगा, फर्स्ट डेट को या लास्ट डेट को? फर्स्ट डेट को। अगर आपको कहीं भी फर्स्ट डेट दे रखा है स्टॉक लिखकर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, तो कौन सा स्टॉक मानोगे? स्टॉक तो मानोगे, लेकिन कौन वाला? ओपनिंग। और अगर लास्ट डेट को दे रखा है, लास्ट डेट दे रखा है मतलब कौन सा? 31 दिसंबर, 31 मार्च, ये कौन सा डेट है? लास्ट डेट है। तो ये क्या मान के चलोगे? क्लोजिंग है। बात आई समझ में? तो एक बात और समझ लेना है कि क्लोजिंग स्टॉक का यूज नहीं करते, जब भी यूज करेंगे कौन से स्टॉक का यूज करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये पहले से आप जानते थे, कोई नया चीज मैंने नहीं बताया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करे जितना भी एसेट्स है और दिखेगा तो इसके अमाउंट को कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट में। क्या इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। आपको लग रहा होगा, लेकिन लगने का बात ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम आसान। चलो हम लोग कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल।
चलिए, इतनी बातें हम लोग समझ गए एसेट से डेबिट में, ये सब डेबिट या क्रेडिट में। अगर एक बात बताओ, मैं बता रहा हूं, आप याद करो कि कैपिटल आप कहाँ लिखते हो। कैपिटल याद है, कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम लोग? हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखते? कहाँ याद करना पड़ रहा है, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में। अब बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट? पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो मेरी लाइबिलिटीज है। हम दोनों तरफ से कान पकड़ सकते हैं, हम इधर से कान पकड़े या इधर से कान पकड़े, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, तो लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया गया। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए, अच्छा बताओ ड्राइंग्स को आप कहाँ लिखते हो हमेशा? याद है? ड्राइंग्स को हमेशा आप कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड लिखते हो। एक दूसरे का ये अपोजिट है कि नहीं है? जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लगाता है, कैपिटल। जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है तो ड्राइंग। तो एक दूसरे का अपोजिट है, एक डेबिट होगा तो दूसरा, एकदम सिंपल। चलो और देखते हैं। जैसे मान लो लोन, लोन जानते हो, लोन हमारे लिए क्या है बताओ? लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन लोन और भी तरीके से दे सकता है, अब बताओ कैसे? जैसे बोलेगा लोन फ्रॉम एक्स, एक्स वाई जेड नाम है, और लोन टू वाई। अब बताओ क्या हुआ? लोन जब एक्स से लिया तो मेरे ऊपर क्या हो गया? लाइबिलिटीज हो गया। तो ये लाइबिलिटीज जैसे ही हुआ तो लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। मतलब लोन फ्रॉम एक्स जैसे दिखेगा आप उसको किधर लिखोगे? लाइबिलिटी साइड लिखोगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखोगे। बात आ रही समझ में कि नहीं? और जैसे ही लोन टू वाई, आपने लोन दिया, जैसे ही आप लोन लेते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो जाता है, तो आप किसी को लोन दोगे तो आपके लिए क्या है वो? एसेट है। तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। आ रही मेरी बात समझ में? क्वेश्चंस कैसे कैसे देगा मैं वो बता रहा हूं। चलो और देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा रहेगा बिल्स पेबल, क्या लिखा रहेगा? बिल्स पेबल। या लिखा रहेगा बिल्स रिसेवेबल। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा आएगा बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, और एक बिल्स रिसेबल को बीआर भी लिखते हैं। अच्छा, बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ? वैसा बिल जिस पर पैसा पे करना है। बिल्स पेबल का मतलब वैसा बिल जिस पर पैसा पे करना है, और पे करना है तो आपके लिए क्या हो गया जल्दी बताओ? लाइबिलिटीज हो गया कि नहीं? और लाइबिलिटीज हो गया तो आप इसे किधर दिखाओगे? और बिल्स रिसीवेबल, वैसा बिल जिस पर पैसा रिसीव करना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। और एसेट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मान लो कि डेटर और क्रेडिटर। डेटर जो बना है वो डेबिट से बना है, और क्रेडिटर जो बना है वो क्रेडिट से बना है। आप सोच के देखो, डेटर अगर डेबिट से बना है, डेबिट का मतलब ही क्या होता है? और क्रेडिटर अगर क्रेडिट से बना है तो उसका मतलब ही क्या होता है? ठीक है। तो इसका बैलेंस कोई दिक्कत है याद करना? कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, बैंक कैसे देगा? बैंक में जब आपका रुपया जमा है ना तो कैसे लिखाएगा? बैंक, या तो लिखा रहेगा बैंक डिपॉजिट। क्या लिखा रहेगा बच्चा? बैंक डिपॉजिट। या लिखा रहेगा बैंक बैलेंस। क्या लिखा रहेगा बच्चा? बैंक बैलेंस। या लिखा रहेगा बच्चे का फिक्स डिपॉजिट। ऐसा भी लिखा रहेगा, बैंक में रुपया जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं ना बच्चा, है ना? ये सब अगर लिखा रहे तो इसका मतलब या तो लिखा रहेगा ऐसे, कैश एट बैंक, ऐसे भी लिखा रहेगा, मतलब बैंक में रुपया। तो ये सब क्या बता रहा है कि बैंक में आपका बैलेंस जमा है। तो बैंक में रुपया जमा है तो आपके लिए क्या है वो? एसेट्स है। और इसको देखते के साथ आप इसका अमाउंट कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। लेकिन बैंक को उल्टा भी दिखा सकता है। जैसे मान लो कि बैंक लिख दिया और बैंक लोन लिख दिया, तो बैंक लोन आपके लिए क्या हो गया बताओ? लाइबिलिटीज, कर्ज हो गया। कर्ज को किधर लिखोगे?
क्रेडिट साइड। ऐसे लिख दिया बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक में जितना जमा है उससे ज्यादा निकाल लिए, तो आपके ऊपर क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। लायबिलिटीज को किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। अब ऐसे भी लिखा रह सकता है, बैंक लिख दिया और ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया। इसका मतलब ये लायबिलिटीज है तो क्रेडिट को क्रेडिट में ही लिखना है। और बैंक लिखकर अगर ब्रैकेट में डेबिट लिख दिया तो इसका मतलब इसको कहाँ लिखना है बच्चा, डेबिट में ही लिखना है। आई बात समझ में। कभी कभी क्या दे देगा, इसी को समझना है पहले, इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता है। कैसे देगा, कोई नाम लिख दिया, मान लो हमने क्या लिख दिया, मोहन, है ना, और यहाँ लिख दिया राधे, राधे मोहन। क्लियर है, तो राधे लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर डेबिट लिख दिया, नाम लिखकर ब्रैकेट में डेबिट लिख दिया, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये क्या है, डेटर है। और अगर राधे लिखकर अगर ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्रेडिटर है। आ रही मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब मोहन में अगर डेबिट लिखा तो डेटर है, डेटर को ऐसे भी डेबिट है ना। और राधे को लिख दिया क्रेडिट में, तो नाम कोई भी हो अगर डेबिट है तो डेटर मान के उसको डेबिट कर देना है, और क्रेडिट बोला तो क्रेडिटर मान के उसको किधर लिख देना है, क्रेडिट साइड लिख देना है। कोई डाउट, अभी तक हमने जो बताया कोई प्रॉब्लम है। एसेट्स जितना भी है, परचेज सेल्स कैपिटल ड्राइंग्स आप पहले से जान रहे थे, लोन के बारे में मैंने समझा दिया, बिल्स पेबल बिल्स रिसेबल। फिर उसके बाद बारी किसकी आ गई आपको, डेटर क्रेडिटर, बैंक के बारे में आ गई समझ में। क्लियर है, कुछ और चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट की। अब किसके बारे में आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। एकदम ध्यान से देखना, नॉमिनल अकाउंट एकदम आसान, एकदम आसान। अगर आपको नॉमिनल अकाउंट रिसीव लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या है बताओ। और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, नहीं करते हैं। अगर नॉमिनल अकाउंट में अगर पेड लिखा हुआ नजर आए तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे मान लो कि अगर रेंट लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड, तो हमारे लिए क्या है ये, इनकम है। और रेंट पेड हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, और रेंट पेड क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, बताओ कौन सा, सोचो मन में, जल्दी से देखते हैं। एक सवाल उठ सकता है, बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन उठता है किसके मन में। नहीं आया, नहीं आया। रेंट सिर्फ लिखा रहे तब क्या मानेंगे, अब बताओ। सिर्फ रेंट लिखा है, रिसीव लिखा है तो साफ इंडिकेट कर रहा है, पेड लिखा है तो साफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर लिखा ही नहीं है कि कौन, वो रेंट रिसीव है या पेमेंट है, तो क्या मानेंगे उसे, डेबिट। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि हमारा क्या होता है कि जब हम लोग खर्चा करते हैं, रेंट हम पे करेंगे ना कि रेंट रिसीव करेंगे। अगर एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन रेंट रिसीव कैसे करेगा, उसका वो अदर इनकम हो जाएगा। लेकिन बिजनेस का इनकम होगा क्या, मेरा अपना मकान है एक बिल्डिंग जिसका रेंट मुझे मिलता है, वो मेरे बिजनेस के इनकम को बढ़ा रहा है क्या, नहीं बढ़ा, वो मेरा साइड इनकम है, बिजनेस का इनकम नहीं। लेकिन रेंट जो पे कर रहे हैं मकान का, इस मकान का, मकान मालिक को, वो मेरे लिए इस बिजनेस का खर्चा है। इसका मतलब रेंट में अगर कुछ ना बोले तो आपके बिजनेस के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम नहीं हो सकता। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं, क्लियर है बच्चा, कि डाउट है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखना क्या है, इसी तरीके से मैं पूछूं आपसे, इंटरेस्ट क्या होगा जल्दी बताओ, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड में बताऊं तो क्या होगा जल्दी बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट। और इंटरेस्ट पेड क्या होगा बच्चा, इंटरेस्ट पेड, डेबिट। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है,
याद करने की जरूरत ही नहीं, अगर थोड़ा सा कंसेंस रहोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। अब तुम लोग से पूछते हैं क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, बताओ क्या होगा इसे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया गया। देखो नाम बोलने का तरीका सिर्फ चेंज कर दिया। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है। भाई डिस्काउंट रिसिप्ट रहता तो तब क्या होता है? क्रेडिट। और सिर्फ डिस्काउंट रहता तो? कोई डाउट नहीं। अब देखो, एक बात समझना। कैरेज, कैरेज जानते हो दो तरीके का होता है। कैरेज कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। और दोनों का दोनों कैरेज जो होगा ना वो एक्सपेंस ही माना जाता है, डेबिट ही होगा। कौन सा? एक तो कैरेज ऑन सेल, और एक होता है कैरेज ऑन परचेज। जब आप क्वेश्चन बना रहे थे जर्नल एंट्री तो आ रहा था एक कैरेज ऑन परचेज वाला, याद करो। आया था कैरेज ऑन परचेज। ठीक है। अब ये क्या है बच्चे का कि कैरेज दोनों तरीके से एक्सपेंस है। कैरेज ऑन सेल का मतलब, सोच के बताओ, कैरेज का मतलब भाड़ा। और भाड़ा अगर देंगे किस चीज पर? बेचने पर, तो कैरेज ऑन सेल। और खरीदने पर अगर भाड़ा दे रहे हैं तो कैरेज ऑन परचेज। और दोनों का दोनों क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो दोनों को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। अब कुछ बात समझना है, इसके अलग अलग नाम है। कैसे नाम है? कैरेज ऑन सेल, तो कैरेज जो दे रहे हैं सेल पर दे रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो माल जा रहा है कि आ रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, कैरेज आउट वार्ड। क्लियर है? और इसको क्या कहेंगे? कैरेज इनवर्ड। मतलब हम कैरेज तो दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, लेकिन माल खरीदने के लिए भाड़ा दे रहे हैं। अगर इस माल को खरीदने के लिए अगर भाड़ा हमको लगा लगा, तो वो मेरे लिए क्या है? कैरेज इनवर्ड है। लेकिन इसी माल को बेचने में अगर हमको भाड़ा लगे तो मेरे लिए क्या करेगा? कैरेज आउटवर्ड। माल बाहर जा रहा है ना, इन आउट, आया और गया। मेरी बात आ रही समझ में? क्लियर है बच्चों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं? कहीं से क्लियर दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और समझा देते हैं, बाकी तो फिर आप लोग बना लोगे, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। तो बाबू को क्या करना है? जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका, फॉर्मेट सेम जैसे आप बनाते थे, है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस। देखो इंग्लिश भी हम लिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। और ये बैलेंसिंग मेथड का ही पार्ट है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, इधर नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर LF। क्लियर है? अब यहाँ पर जितने भी आपको एसेट्स नजर आएंगे, कहाँ लिखना है उसे? डेबिट में। जैसे ही पता चले वो लाइबिलिटीज है तो उसे कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट में। लाइबिलिटीज नहीं लिख देना है, जो नाम लिखा होगा वो नाम लिखना है। अमाउंट दे रखा होगा लिखोगे नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? फिर पता कैसे चला कि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल है? ट्रायल बैलेंस का मतलब ही है तो। हाँ जी सर। चलिए, अगर आपको पता चल जाए एक्सपेंसेज है तो उसे कहाँ लिखोगे आप? अगर पता चल जाए लॉसेज है तो उसे कहाँ लिखोगे आप? डेबिट में। अगर पता चल जाए इनकम है तो उसे कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिट में। ठीक है। अगर पता चल जाए आपको क्या है, प्रॉफिट है या गेन है, तो उसे कहाँ लिख दोगे आप? क्रेडिट में। और जब दोनों जोड़ोगे तो आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। बस इतना सही आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। बिल्डिंग दे रखा होगा तो आप किधर लिखोगे? बिल्डिंग क्या है हमारे लिए? एसेट। तो बिल्डिंग लिख के आप उसका अमाउंट कहाँ लिखोगे? फर्नीचर क्या है हमारे लिए? एसेट। फर्नीचर लिख के आप कहाँ लिखोगे उसका अमाउंट?
डेबिट में लिखोगे। फिर उसके बाद मशीनरी लिखा हुआ है तो उसको लिखकर, मशीनरी लिखकर कहाँ लिखोगे? क्रेडिटर कहाँ लिखोगे? क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। बैंक लोन हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। तो बैंक लोन लिख के कहाँ लिखोगे? उसका अमाउंट क्रेडिट में। क्रेडिटर लिख के उसका अमाउंट कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। जैसे ही पता चल जाए रेंट पेड कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कहाँ लिखोगे? डेबिट में। रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कहाँ लिखोगे? रेंट रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट में। लॉस है तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और प्रॉफिट है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और जैसे ही लिख देंगे सारा डाटा, क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस बनवाऊंगा अपने सामने, उसको सॉल्व करोगे और आप दिखाओगे कैसे बनता है। ठीक है ना? आप लोग बना के दिखाओगे। कल क्या करना है, इस चीज को देख कर आना है। मैं जो दे रहा हूँ उसका मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग क्या करोगे, इस चीज को देख के आओगे, याद करके आओगे। याद करने वाली चीज ही नहीं है, समझने वाली चीज है। एक बार भी ऊपर से देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए ट्रायल बैलेंस यहाँ पे खत्म है।